17 नवंबर 1996 की सुबह भारत का आकाश सामान्य लग रहा था, लेकिन उस दिन का आकाश कुछ ऐसा विटनेस करने वाला था जिसे एविएशन हिस्ट्री कभी नहीं भूल पाएगी। चरखी दादरी, हरियाणा के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर कोलिशन हुआ। यह घटना सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड थी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 जो दिल्ली से सऊदी अरब जा रही थी, और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 जो दिल्ली से एल्मेटी जा रही थी, दोनों ही स्काइज में नॉर्मल क्रूज हाइट पर थी। लेकिन कुछ समय बाद दोनों फ्लाइट्स का पाथ ट्रेजिकली इंटरसेक्ट हुआ। सेकंड्स में 349 लोग अपनी लाइव्स खो बैठे। इस दुर्घटना ने एविएशन वर्ल्ड में अलर्टनेस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के महत्व को पूरी तरह हाईलाइट किया। यह कोलिशन किसी नेचुरल डिजास्टर या टेररिस्ट अटैक की वजह से नहीं था, बल्कि ह्यूमन एरर और कम्युनिकेशन फेलियर्स के डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से हुई थी। चरखी दादरी कोलिशन केवल नंबर्स की ट्रेजेडी नहीं थी, ये 349 इंडिविजुअल लाइव्स की स्टोरी थी, उनके फैमिलीज की ग्रीफ, पायलट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की क्रिटिकल लेसन्स की कहानी थी। कैबिन में कन्फाइंड पैसेंजर्स, क्रू के डिसीजंस और ग्राउंड कंट्रोल की एक्शंस, हर एस्पेक्ट ने मिलकर इस इंसिडेंट को ह्यूमन साइकोलॉजी और एविएशन डिसिप्लिन के लिए एक्सट्रीम केस स्टडी बना दिया। इस घटना ने दिखाया कि मॉडर्न एविएशन में छोटी मिस्टेक्स भी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। ह्यूमन एरर्स, प्रोसीजरल वायलेशंस और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स के कॉम्बिनेशन ने एंटायर फ्लाइट कॉरिडोर्स को सडनली लीथल बना दिया। 17 नवंबर 1996 की उस दोपहर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दो बड़े एयरक्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए तैयार खड़े थे। दोनों पूरी तरह भरे हुए थे। यात्रियों में परिवार थे, काम से लौटते लोग थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद ये दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर, एक ही आसमान में, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होंगे। पहली उड़ान थी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763। ये एक बोइंग 747 था, एक विशाल 4 इंजन वाला जंबो जेट। विमान दिल्ली से उड़ान भरकर तेहरान, सऊदी अरेबिया की ओर जा रहा था। इस फ्लाइट में ज्यादातर यात्री भारतीय थे जो काम के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। कुल 312 लोग सवार थे, 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर। बोइंग 747 एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट माना जाता था। मजबूत नेविगेशन सिस्टम्स, एक्सपीरियंस्ड क्रू और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग। कैप्टन एक सीजन्ड पायलट था जिसके पास हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था। सब कुछ रूटीन लग रहा था। दूसरी तरफ थी कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907। ये एक इल्यूशन इल-76 कार्गो पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, सोवियत डिजाइन का भारी भरकम विमान। यह फ्लाइट कजाकिस्तान के एल्मेटी जा रही थी। इसमें 37 लोग सवार थे, अधिकतर कजाक नागरिक, कुछ क्रू सदस्य। इल-76 उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था जितना बोइंग 747। कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन अलग सिस्टम पर आधारित था। इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी भी सीमित थी। यही बात आगे चलकर एक क्रिटिकल फैक्टर बनने वाली थी। दिल्ली एयरस्पेस उस समय बिजी था। इंटरनेशनल डिपार्चर्स और अराइवल्स लगातार हो रहे थे। रडार कवरेज था, लेकिन आज की तरह एडवांस्ड कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम्स TCAS मैंडेटरी नहीं थे। दोनों एयरक्राफ्ट को अलग अलग एल्टीट्यूड मेंटेन करने के निर्देश दिए गए थे। सऊदी फ्लाइट 763 को क्लाइम करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 को डिसेंड करने का निर्देश मिला था, लेकिन उन्हें एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पर रुकना था। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेने लगती है। दोनों एयरक्राफ्ट टेक्निकली कैपेबल थे, दोनों में ट्रेन्ड क्रू था। फिर भी एविएशन में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक एल्टीट्यूड एरर, एक कम्युनिकेशन गैप सब कुछ बदल सकता है, और कुछ ही मिनटों में वही होने वाला था। 17 नवंबर 1996 की शाम दिल्ली का आसमान साफ था, लेकिन जमीन के पास हल्की धुंध छाई हुई थी।
नवंबर का महीना, ठंडी हवाएं, हल्की स्मॉग और विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती हुई। मौसम खराब नहीं था, तूफान नहीं था, बारिश नहीं थी, लेकिन हवा में हल्की सी धुंध थी जो पायलट को दूर तक देखने से रोक सकती थी। उस समय दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। शाम के समय डिपार्चर्स और अराइवल्स लगातार चल रहे थे। रडार कवरेज मौजूद था, लेकिन आज की तरह एडवांस्ड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं थे। कंट्रोलर्स को एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड और पोजीशन रेडियो कम्युनिकेशन के आधार पर मैनेज करनी पड़ती थी। दिल्ली एयरस्पेस स्ट्रक्चर्ड कॉरिडोर्स में बंटा हुआ था। हर एयरक्राफ्ट को स्पेसिफिक एल्टीट्यूड असाइन किया जाता था ताकि दो एयरक्राफ्ट कभी एक ही वर्टिकल स्पेस में ना आए। इसे वर्टिकल सेपरेशन कहा जाता है। सामान्यतः 1000 फीट का अंतर मेंटेन किया जाता है। उस शाम सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 को क्लाइम करने का क्लियरेंस मिला था। उसे 14,000 फीट तक जाना था। दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट से डिसेंड करते हुए 14,000 फीट पर रुकना था, लेकिन उन्हें 15,000 फीट मेंटेन करने का क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था जब तक आगे का आदेश ना मिले। समस्या यहां शुरू होती है। कजाकिस्तान कॉकपिट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिमिटेड थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस को रेडियो ऑपरेटर ट्रांसलेट कर रहा था। कम्युनिकेशन डायरेक्ट और फ्लुएंट नहीं था। हर इंस्ट्रक्शन में डिले, रेपिटेशन और कंफर्मेशन की जरूरत थी। एविएशन में सेकंड्स भी बहुत मायने रखते हैं। उस समय ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम एल्टीट्यूड रीडिंग दे रहा था, लेकिन कंट्रोलर को पायलट की रिपोर्ट पर भी भरोसा करना पड़ता था। अगर पायलट गलत एल्टीट्यूड रिपोर्ट करे तो कंट्रोलर के पास इमीडिएट विजुअल कंफर्मेशन का कोई तरीका नहीं था। वेदर की हल्की धुंध ने विजुअल स्पॉटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दी थी। यानी अगर दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के पास भी हो तो कॉकपिट से देख पाना बेहद मुश्किल था। सऊदी फ्लाइट स्टेडी क्लाइम कर रही थी। कजाकिस्तान फ्लाइट डिसेंड कर रही थी। दोनों एयरक्राफ्ट कंट्रोल थे, लेकिन उनके फ्लाइट पाथ्स डेंजरसली इंटरसेक्ट होने लगे थे। रडार स्क्रीन पर दो ब्लिप्स धीरे धीरे करीब आ रहे थे। कंट्रोलर को लग रहा था कि वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन है। कजाकिस्तान क्रू को लग रहा था कि वे सही एल्टीट्यूड पर है। सऊदी क्रू को अपने क्लाइम क्लियरेंस पर भरोसा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। कजाकिस्तान फ्लाइट ने 15,000 फीट मेंटेन नहीं किया। वे धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और 14,000 फीट के करीब पहुंच रहे थे, ठीक उसी एल्टीट्यूड पर जहां सऊदी फ्लाइट क्लाइम कर रही थी। आसमान शांत था, लेकिन उसी शांति के भीतर एक अनदेखा टकराव आकार ले रहा था। कुछ ही पलों में दो एयरक्राफ्ट एक ही एल्टीट्यूड, एक ही वर्टिकल स्पेस में होंगे, और फिर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। रडार स्क्रीन पर कई एयरक्राफ्ट की चमकती हुई बिंदियां दिखाई दे रही थी। कंट्रोलर्स लगातार निर्देश दे रहे थे। क्लाइंब, डिसेंड, मेंटेन हेडिंग, सब कुछ रूटीन था। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 को स्पष्ट निर्देश दिया गया था। मेंटेन 15,000 फीट, यानी 15,000 फीट पर ही रुकना है, उससे नीचे नहीं आना। लेकिन कॉकपिट के अंदर स्थिति थोड़ी अलग थी। कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट में इंग्लिश फ्लुएंसी सीमित थी। रेडियो ऑपरेटर कंट्रोलर के शब्दों को समझकर पायलट तक पहुंचा रहा था। हर इंस्ट्रक्शन 2-3 बार रिपीट किया जा रहा था। एविएशन में क्लैरिटी बेहद जरूरी होती है, लेकिन यहां हर संदेश में डिले और कंफ्यूजन की संभावना थी। एटीसी ने पूछा, कंफर्म मेंटेनिंग 15,000 फीट। कॉकपिट से जवाब आया, मेंटेनिंग 15,000। रडार पर एल्टीट्यूड रीडआउट दिखा रहा था कि एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन उस समय दिल्ली रडार सिस्टम इतना प्रिसाइज नहीं था कि तुरंत अलर्ट दे सके। कंट्रोलर को पायलट की वर्बल कंफर्मेशन पर भरोसा करना पड़ा। असलियत यह थी कि कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट 15,000 पर नहीं था। वो 14,500, फिर 14,300 और धीरे धीरे 14,000 फीट की ओर आ रहा था। दूसरी तरफ
सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 को क्लाइंब क्लियरेंस मिला हुआ था। वे 14,000 फीट की ओर बढ़ रहे थे, पूरी तरह विश्वास के साथ कि ऊपर की वर्टिकल स्पेस खाली है। दोनों एयरक्राफ्ट के बीच वर्टिकल सेपरेशन लगभग खत्म हो चुका था। कॉकपिट में सऊदी क्रू अपने इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे। उन्हें किसी इमीडिएट खतरे का संकेत नहीं मिला। उस समय TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, सभी एयरक्राफ्ट में मैंडेटरी नहीं था। सऊदी एयरक्राफ्ट में सिस्टम था, लेकिन कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड TCAS नहीं था। कोऑर्डिनेशन पूरी तरह ATC इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर थी। ATC को अचानक रडार पर दोनों एयरक्राफ्ट बहुत करीब दिखाई दिए। कंट्रोलर ने तुरंत कजाकिस्तान फ्लाइट को इंस्ट्रक्ट किया, क्लाइंब इमीडिएटली। लेकिन यह इंस्ट्रक्शन बहुत देर से दिया गया। कॉकपिट में कजाकिस्तान क्रू ने क्लाइंब शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भारी Il-76 एयरक्राफ्ट तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। रिएक्शन टाइम, इंजन थ्रस्ट, वर्टिकल मोमेंटम, सब कुछ सेकंड्स में तय हो रहा था। सऊदी एयरक्राफ्ट ठीक उसी एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। दोनों एयरक्राफ्ट अब एक ही ऊंचाई पर, एक ही हवाई मार्ग में थे। कॉकपिट विंडोज के बाहर घना ट्वाइलाइट था। विजिबिलिटी सीमित थी। और अचानक एक पायलट को सामने एक विशाल सिलुएट दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम के लगभग 6:40। आसमान धुंधला था। दोनों एयरक्राफ्ट 14,000 फीट के आसपास एक ही हवाई मार्ग में थे। एक ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा नीचे उतर रहा था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 का बोइंग 700 स्टेडी क्लाइंब में था। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल थे। क्रू को भरोसा था कि वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन है। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 का Il-76 भारी एयरक्राफ्ट था। वो अपेक्षित 15,000 फीट पर नहीं रुका था। वो नीचे आता रहा, और अब वो लगभग उसी एल्टीट्यूड पर था जहां सऊदी एयरक्राफ्ट पहुंच चुका था। फिर वो पलाया। सऊदी कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर ने अचानक विंडशील्ड के सामने एक अंधेरा आकार देखा। एक विशाल एयरक्राफ्ट की सिलुएट। ट्रैफिक राइट अहेड। लेकिन रिएक्शन के लिए सेकंड्स भी नहीं थे। Il-76 का दाहिना विंग टिप सीधे बोइंग 747 के बाएं हिस्से से टकराया। कोलिजन इतना वायलेंट था कि बोइंग का वर्टिकल स्टेबलाइजर और टेल सेक्शन तुरंत क्षतिग्रस्त हो गया। 747 की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी टूट गई। सऊदी एयरक्राफ्ट का टेल अलग हो गया। बिना टेल के एयरक्राफ्ट कंट्रोलेबल नहीं रहता। कुछ ही सेकंड में बोइंग 747 हवा में ही टूटने लगा। कैबिन के अंदर अचानक जोरदार झटका लगा। पैसेंजर्स को शायद समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय होने का भी समय नहीं मिला। Il-76 के कॉकपिट में भी भयंकर झटका महसूस हुआ। उनका विंग सीवियर डैमेज में था। हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट भी कंट्रोल खोने लगा। इंजन्स असंतुलित थ्रस्ट दे रहे थे। क्रू ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन एल्टीट्यूड कम था। दोनों एयरक्राफ्ट हवा में अनकंट्रोल्ड डेसेंट में चले गए। रडार स्क्रीन पर दिल्ली ATC को अचानक दोनों ब्लिप्स डिसअपियर होते दिखाई दिए। कंट्रोलर ने बार बार रेडियो कॉल किया। सऊदी 763 कंफर्म पोजीशन, कजाकिस्तान 1907 रिस्पॉन्ड। लेकिन जवाब नहीं आया। कुछ ही सेकंड में दोनों एयरक्राफ्ट हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र में जमीन से टकरा गए। इंपैक्ट इतना जोरदार था कि डेब्री कई किलोमीटर में फैल गया। एक्सप्लोजन और आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। 349 लोग। कुछ ही पलों में यह एविएशन हिस्ट्री का सबसे घातक मिड एयर कोलिशन बन चुका था। जमीन पर गांव वालों ने आसमान में आग का गोला गिरते देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या था। कुछ लोग खेतों की तरफ दौड़े। दूर दूर तक धुएं के गुबार उठ रहे थे। कॉकपिट में हुई एक गलत एल्टीट्यूड, एक कम्युनिकेशन एरर और सेकंड्स की देरी 349 जिंदगियां खत्म कर चुकी थी। आसमान शांत हो गया था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसी त्रासदी छिपी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब दोनों एयरक्राफ्ट हवा में टूटकर नीचे गिरे, तो हरियाणा के चरखी दादरी के आसपास के खेतों में
जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। शाम का समय था। किसान अपने खेतों में काम समेट रहे थे। अचानक आसमान में आग का गोला दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड बाद धरती हिल गई। बोइंग 747 के टुकड़े कई किलोमीटर के दायरे में फैल गए। एक बड़ा हिस्सा खेतों में गिरा, जबकि इल-76 का मलबा अलग दिशा में गिरा। इंपैक्ट इतना शक्तिशाली था कि जमीन पर गहरा गड्ढा बन गया। चारों तरफ आग की लपटें और काला धुआं उठ रहा था। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ लोगों ने सोचा शायद मिसाइल गिरा है या कोई बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन जब उन्होंने विमान के हिस्से, सीटें और सामान बिखरे हुए देखे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये एक भयानक हवाई दुर्घटना है। दिल्ली से तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट किया गया। फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके की ओर रवाना हुए। लेकिन दुर्घटना स्थल खेतों के बीच था। कच्चे रास्ते, अंधेरा और धुआं रेस्क्यू एफर्ट्स को मुश्किल बना रहे थे। आग इतनी तेज थी कि शुरुआती घंटों में मलबे के पास पहुंचना बेहद खतरनाक था। फायर फाइटर्स ने घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इंपैक्ट और फ्यूल एक्सप्लोजन की वजह से फ्लेम्स बार बार भड़क रही थी। सबसे दुखद बात यह थी, कोई सर्वाइवर नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे रिकवरी ऑपरेशन में बदल गया। ह्यूमन रिमेन्स की पहचान करना बेहद कठिन था। अथॉरिटीज को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी क्योंकि कई यात्री विदेशी नागरिक थे। इस बीच दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सन्नाटा था। रडार पर गायब हुए दोनों एयरक्राफ्ट अब ट्रेजेडी बन चुके थे। कंट्रोलर्स शॉक में थे। इन्वेस्टिगेशन टीम्स तुरंत गठित की गई। अगले कई दिनों तक चरखी दादरी का इलाका नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का केंद्र बना रहा। फैमिलीज एयरपोर्ट और क्रैश साइट के बीच जानकारी के लिए भटक रही थी। हर फोन कॉल, हर खबर दिल तोड़ देने वाली थी। 349 लोगों की जान जा चुकी थी। यह सिर्फ एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, यह कम्युनिकेशन फेलियर, प्रोसीजरल लैप्स और ह्यूमन एरर की कीमत थी। दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने आधिकारिक जांच के आदेश दे दिए। उस समय नागरिक उड्डयन की जांच का जिम्मा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के पास था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया, क्योंकि इस हादसे में 2 अलग अलग देशों की एयरलाइन शामिल थी। सबसे पहले खोज शुरू हुई ब्लैक बॉक्सेस की। दोनों एयरक्राफ्ट के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) मलबे के बीच तलाशे गए। ये छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जो आखिरी पलों की सच्चाई रिकॉर्ड करते हैं। एल्टीट्यूड, स्पीड, कंट्रोल इनपुट्स और कॉकपिट के अंदर की बातचीत। कई घंटों की खोज के बाद दोनों एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेस मिल गए। उन्हें तुरंत सुरक्षित किया गया और विश्लेषण के लिए भेजा गया। जांच टीमों ने रडार डेटा, ATC रिकॉर्डिंग्स और रेडियो कम्युनिकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स इकट्ठा किए। दिल्ली ATC टावर की पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई थी। हर इंस्ट्रक्शन, हर कंफर्मेशन, हर सेकंड का विश्लेषण होना था। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस ने चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट मेंटेन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला कि ATC ने कई बार एल्टीट्यूड कंफर्म करने को कहा। हर बार जवाब आया, मेंटेनिंग 15,000। लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने अलग कहानी बताई। एयरक्राफ्ट वास्तव में 15,000 फीट पर नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। 14,500, 14,200 और फिर लगभग 14,000 फीट तक पहुंच गया। यानी वो उसी एल्टीट्यूड पर आ गया जहां सऊदी एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में यह भी सामने आया कि कजाकिस्तान कॉकपिट में एल्टीट्यूड रीडिंग को लेकर कंफ्यूजन था। उनके एल्टीमीटर सेटिंग्स और यूनिट कन्वर्शन में भी संभावित त्रुटि की बात सामने आई। कम्युनिकेशन इंग्लिश में था, लेकिन कॉकपिट में रशियन भाषा बोली जा रही थी। ट्रांसलेशन डिले
और मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बढ़ गई थी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 के कॉकपिट रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द थे, एक अचानक चेतावनी और फिर टक्कर की आवाज। एटीसी कंट्रोलर ने आखिरी मोमेंट पर कजाकिस्तान फ्लाइट को क्लाइम करने को कहा था, लेकिन तब तक एयरक्राफ्ट बहुत करीब आ चुके थे। हेवी इल-76 एयरक्राफ्ट को तुरंत क्लाइम कराना आसान नहीं था। प्रतिक्रिया में कुछ सेकंड की देरी, और वही सेकंड निर्णायक साबित हुए। जांच से यह भी सामने आया कि उस समय भारत में TCAS ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम सभी एयरक्राफ्ट में अनिवार्य नहीं था। अगर दोनों एयरक्राफ्ट में फुली कंपैटिबल TCAS होता तो कॉकपिट में ऑटोमेटिक कोलिजन वार्निंग मिल सकती थी, लेकिन 1996 में यह तकनीक यूनिवर्सल नहीं थी। इनिशियल फाइंडिंग्स ने साफ संकेत दिया। प्राइमरी फॉल्ट कजाकिस्तान एयरलाइंस क्रू की एल्टीट्यूड वायलेशन थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या ATC की भी कोई जिम्मेदारी थी? क्या रडार मॉनिटरिंग और बेहतर हो सकती थी? क्या लैंग्वेज बैरियर एविएशन सेफ्टी के लिए अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर था? इन सवालों का जवाब अभी बाकी था। जांच पूरी तरह टेक्निकल और प्रोसीजरल आधार पर की गई। रडार लॉग्स, ATC ट्रांसक्रिप्ट्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स और फ्लाइट डेटा, हर चीज को सेकंड दर सेकंड मिलाया गया। एक प्राइमरी एरर, एल्टीट्यूड वायलेशन, सबसे बड़ा और सीधा कारण था कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 द्वारा असाइंड एल्टीट्यूड मेंटेन न करना। उन्हें साफ निर्देश दिया गया था, मेंटेन 15,000 फीट, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने साबित किया कि एयरक्राफ्ट 15,000 पर नहीं रुका। वो धीरे धीरे नीचे उतरता रहा और लगभग 14,000 फीट पर पहुंच गया, ठीक उसी एल्टीट्यूड पर जहां सऊदी फ्लाइट क्लाइम कर रही थी। एविएशन नियमों में एल्टीट्यूड डेविएशन एक गंभीर उल्लंघन है। वर्टिकल सेपरेशन ही मिड एयर कोलिजन रोकने की पहली सुरक्षा परत होती है। जब यह टूटती है, खतरा तुरंत वास्तविक हो जाता है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया, कजाकिस्तान क्रू फेल्ड टू कंप्लाई विद ATC इंस्ट्रक्शंस। 2 कम्युनिकेशन बैरियर। कजाकिस्तान कॉकपिट में इंग्लिश फ्लुएंसी सीमित थी। ATC निर्देश इंग्लिश में दिए जा रहे थे। कॉकपिट में रशियन भाषा बोली जा रही थी। ट्रांसलेशन रेडियो ऑपरेटर कर रहा था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से संकेत मिला कि एल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन को लेकर पूर्ण स्पष्टता नहीं थी। संभव है कि क्रू को लगा हो कि उन्हें डिसेंट जारी रखना है। एविएशन में एम्बिग्यूटी की कोई जगह नहीं होती। मेंटेन और डिसेंट टू जैसे शब्दों का प्रेसाइज अर्थ होता है। यहां लैंग्वेज बैरियर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बना। 3 ATC रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कंट्रोलर की गलती थी? दिल्ली ATC ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। रडार पर दोनों एयरक्राफ्ट दिख रहे थे, लेकिन उस समय का रडार सिस्टम उतना एडवांस नहीं था कि रियल टाइम प्रेसाइज एल्टीट्यूड डेविएशन अलार्म दे सके। कंट्रोलर ने कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट से एल्टीट्यूड कंफर्म करवाया। पायलट ने वर्बली मेंटेनिंग 15,000 कहा। कंट्रोलर ने उसी कंफर्मेशन पर भरोसा किया। जब रडार सेपरेशन कम दिखी, तब कंट्रोलर ने इमरजेंसी क्लाइम इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ATC को प्राइमरी फॉल्ट नहीं दिया गया, लेकिन यह माना गया कि रडार मॉनिटरिंग और कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट सिस्टम उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे जितने होने चाहिए थे। 4 टेक्नोलॉजी गैप, TCAS की कमी। उस समय सभी एयरक्राफ्ट में मैंडेटरी TCAS ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था। सऊदी एयरक्राफ्ट में TCAS इंस्टॉल था, लेकिन कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट में कंपैटिबल एडवांस्ड TCAS नहीं था। प्रॉपर TCAS कोऑर्डिनेशन होता तो कॉकपिट में ऑटोमेटेड क्लाइंब या डिसेंट वार्निंग मिल सकती थी। 1996 में यह टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यही गैप फैटल साबित हुआ। 5 सिस्टेमिक फैक्टर्स। बिजी दिल्ली एयरस्पेस, heavy traffic during evening hours, reliance on verbal confirmation, limited international standardization of communication. एविएशन सेफ्टी लेयर्स पर आधारित होती है। अगर एक लेयर फेल हो जाए तो दूसरी उसे बचा सकती है। यहां कई लेयर्स एक साथ कमजोर साबित हुई।
फाइनल ऑफिशियल कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन ने स्पष्ट कहा, प्राइमरी कॉज कजाकिस्तान एयरलाइंस क्रू द्वारा असाइंड एल्टीट्यूड मेंटेन न करना। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कम्युनिकेशन बैरियर, लैक ऑफ एडवांस्ड कोलिजन अलर्ट सिस्टम्स एंड प्रोसीजरल मॉनिटरिंग लिमिटेशंस। ये किसी एक सेकंड की गलती नहीं थी। ये छोटे छोटे डेविएशंस की चेन थी जो अंत में कैटास्ट्रोफिक बन गई। 349 लोग, एक संख्या, लेकिन उस संख्या के पीछे 349 कहानियां थी। 349 परिवार थे, 349 अधूरे सपने थे। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 में ज्यादातर भारतीय यात्री थे। कई लोग सऊदी अरब में काम करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। कुछ छुट्टी मनाकर लौट रहे थे, कुछ पहली बार विदेश जा रहे थे, उम्मीदों से भरे हुए। एयरपोर्ट पर फैमिलीज ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया था। किसी ने कहा था जल्दी फोन करना, किसी ने कहा था ख्याल रखना। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी अलविदा था। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 में भी फैमिलीज थी, क्रू मेंबर्स थे जो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उनके घरों में भी उसी शाम इंतजार हो रहा था। जब क्रैश की खबर फैली तो सबसे पहले कंफ्यूजन था। दिल्ली एयरपोर्ट पर रिलेटिव्स को बताया गया कि एयरक्राफ्ट से संपर्क टूट गया है। फिर धीरे धीरे मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी। जब कंफर्मेशन आया कि दोनों एयरक्राफ्ट टकरा चुके हैं, एयरपोर्ट का माहौल मातम में बदल गया। लोग रो रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दो एयरक्राफ्ट हवा में टकरा सकते हैं। कई परिवार क्रैश साइट तक पहुंचे। हरियाणा के खेतों में बिखरा मलबा, जले हुए अवशेष। ये दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया बेहद कठिन थी। डीएनए टेस्टिंग उस समय उतनी एडवांस्ड और तेज नहीं थी जितनी आज है। कई परिवारों को अपने प्रियजनों की पहचान के लिए इंतजार करना पड़ा। कुछ को केवल बिलोंगिंग्स मिले, घड़ी, पासपोर्ट या कपड़े का टुकड़ा। सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान दोनों देशों ने आधिकारिक शोक घोषित किया। बॉडीज को सम्मान के साथ रीपेट्रिएट किया गया, धार्मिक अनुष्ठान किए गए। ये केवल एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये 349 घरों की स्थायी चुप्पी थी। कुछ बच्चे उस दिन अनाथ हो गए, कुछ माता पिता ने अपने जवान बेटे खो दिए, कुछ महिलाएं विधवा हो गई। और सबसे कठिन सवाल था, क्या यह रोका जा सकता था? जांच रिपोर्ट ने कारण बता दिए, लेकिन दर्द का जवाब किसी रिपोर्ट में नहीं था। चरखी दादरी के पास बाद में एक स्मारक बनाया गया। वहां आज भी लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। 17 नवंबर हर साल याद दिलाता है, आसमान सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा कभी भी हल्के में नहीं ली जा सकती। 349 लोगों की याद एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी बन गई। 17 नवंबर 1996 की रात जैसे ही खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची, दुनिया स्तब्ध रह गई। ये केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये इतिहास का सबसे घातक मिड एयर कोलिशन था। दो बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट हवा में टकरा गए थे। ऐसा पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने लगातार कवरेज शुरू कर दी। एविएशन एक्सपर्ट्स स्टूडियो में बैठकर समझाने लगे कि दो एयरक्राफ्ट एक ही एल्टीट्यूड पर कैसे आ सकते हैं। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की तुरंत समीक्षा शुरू कर दी। सऊदी अरेबिया में राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल था। बड़ी संख्या में पीड़ित भारतीय थे, लेकिन सऊदी सरकार ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। कजाकिस्तान में भी ये घटना राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। कजाकिस्तान एयरलाइंस पहले से ही आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही थी। इस हादसे ने उसकी विश्वसनीयता पर गहरा आघात पहुंचाया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने तुरंत मामले पर ध्यान दिया। ICAO ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स तय करता है। इस दुर्घटना ने साफ कर दिया कि केवल प्रोसीजर्स काफी नहीं है, यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स भी जरूरी है। विशेष रूप से दो मुद्दों पर दुनिया का ध्यान गया। TCAS
ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी का महत्व। कई देशों ने तुरंत निर्णय लिया कि सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट में TCAS सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। इस सिस्टम का उद्देश्य है, अगर दो एयरक्राफ्ट डेंजरसली पास आए तो कॉकपिट में ऑटोमेटेड वार्निंग मिले और पायलट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्लाइंब या डिसेंड। 1996 में यह सिस्टम यूनिवर्सल नहीं था। चरखी दादरी के बाद यह बदलने लगा। दूसरा बड़ा मुद्दा था कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन। एविएशन इंग्लिश को पहले भी मैंडेटरी माना जाता था, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग को और कड़ा किया गया। ICAO ने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स को और सख्त किया। इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी ने इस दुर्घटना को एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा। कॉन्फ्रेंसेस, सेफ्टी सेमिनार्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स शुरू हुए। दिल्ली एयरस्पेस की भी ग्लोबल स्क्रूटनी हुई। रडार मॉडर्नाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट सिस्टम्स और सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार अपग्रेड्स को तेज किया गया। यह हादसा केवल 349 लोगों की जान लेने वाली त्रासदी नहीं था। यह ग्लोबल एविएशन सेफ्टी आर्किटेक्चर को बदलने वाला मोड़ था। दुनिया ने समझा, आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 17 नवंबर 1996 की रात जैसे ही खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची, दुनिया स्तब्ध रह गई। यह केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह इतिहास का सबसे घातक मिड एयर कोलिशन था। दो बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट हवा में टकरा गए थे। ऐसा पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने लगातार कवरेज शुरू कर दी। एविएशन एक्सपर्ट्स स्टूडियो में बैठकर समझाने लगे कि दो एयरक्राफ्ट एक ही एल्टीट्यूड पर कैसे आ सकते हैं। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की तुरंत समीक्षा शुरू कर दी। सऊदी अरेबिया में राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल था। बड़ी संख्या में पीड़ित भारतीय थे, लेकिन सऊदी सरकार ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। कजाकिस्तान में भी ये घटना राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। कजाकिस्तान एयरलाइंस पहले से ही आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही थी। इस हादसे ने उसकी विश्वसनीयता पर गहरा आघात पहुंचाया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने तुरंत मामले पर ध्यान दिया। ICAO ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स तय करता है। इस दुर्घटना ने साफ कर दिया कि केवल प्रोसीजर्स काफी नहीं है, यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स भी जरूरी है। विशेष रूप से दो मुद्दों पर दुनिया का ध्यान गया। TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी का महत्व। कई देशों ने तुरंत निर्णय लिया कि सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट में TCAS सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। इस सिस्टम का उद्देश्य है, अगर दो एयरक्राफ्ट डेंजरसली पास आए तो कॉकपिट में ऑटोमेटेड वार्निंग मिले और पायलट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्लाइंब या डिसेंड। 1996 में यह सिस्टम यूनिवर्सल नहीं था। चरखी दादरी के बाद यह बदलने लगा। दूसरा बड़ा मुद्दा था कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन। एविएशन इंग्लिश को पहले भी मैंडेटरी माना जाता था, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग को और कड़ा किया गया। ICAO ने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स को और सख्त किया। इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी ने इस दुर्घटना को एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा। कॉन्फ्रेंसेस, सेफ्टी सेमिनार्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स शुरू हुए। दिल्ली एयरस्पेस की भी ग्लोबल स्क्रूटनी हुई। रडार मॉडर्नाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट सिस्टम्स और सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार अपग्रेड्स को तेज किया गया। यह हादसा केवल 349 लोगों की जान लेने वाली त्रासदी नहीं था। यह ग्लोबल एविएशन सेफ्टी आर्किटेक्चर को बदलने वाला मोड़ था। दुनिया ने समझा, आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस में दो हिस्से होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। FDR एल्टीट्यूड, स्पीड, हेडिंग और कंट्रोल इनपुट्स रिकॉर्ड करता है। CVR कॉकपिट के अंदर की बातचीत और एम्बियंट साउंड्स रिकॉर्ड करता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट
1907 का एफडीआर डेटा डीकोड किया तो उन्होंने देखा कि एयरक्राफ्ट को 15,000 फीट मेंटेन करना था, लेकिन एल्टीट्यूड स्टेडली गिर रही थी। 15,000, 14,800, 14,600, 14,300। कॉकपिट में कॉन्वर्सेशन रशियन भाषा में चल रही थी। एल्टीट्यूड रीडिंग पर डिस्कशन हुआ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्रू को रियलाइज था कि वे असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे जा रहे हैं। एटीसी ने पूछा, कंफर्म मेंटेनिंग 15,000 फीट? कॉकपिट से जवाब गया, यस, मेंटेनिंग। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स कुछ और बता रहे थे। इसी दौरान सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 स्टेडी क्लाइम कर रही थी। उनका बोइंग 747 लगभग 14,000 फीट के करीब पहुंच चुका था। उन्हें भरोसा था कि ऊपर की वर्टिकल स्पेस क्लियर है। सीवीआर में सऊदी कॉकपिट के अंदर रूटीन कम्युनिकेशन सुनाई देता है। इंजन पावर एडजस्टमेंट्स, क्लाइंब रेट कंफर्मेशन, नॉर्मल चेकलिस्ट टॉक। फिर अचानक सऊदी कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर की आवाज बदलती है, ट्रैफिक अहेड। उस समय टीसीएएस एडवाइजरी की स्पष्ट कोऑर्डिनेटेड वार्निंग नहीं मिली, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट फुली कंपैटिबल नहीं थे। कजाकिस्तान कॉकपिट में भी लास्ट मोमेंट में अलार्म टोन सुनाई देती है, एल्टीट्यूड वार्निंग। एटीसी ने इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन दिया, कजाकिस्तान 1907, क्लाइंब इमीडिएटली। लेकिन हेवी इल-76 एयरक्राफ्ट को क्लाइंब इनिशिएट करने में सेकंड्स लगे। इंजन्स स्पूल अप कर रहे थे, नोज पिच एडजस्ट हो रहा था, और फिर सीवीआर में एक तेज मेटालिक इंपैक्ट साउंड रिकॉर्ड हुई। सऊदी एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया। सीवीआर एब्रप्टली खत्म हो जाता है। कजाकिस्तान कॉकपिट में पैनिक फिल्ड वॉइसेस सुनाई देती है। कंट्रोल इनपुट्स रैपिडली चेंज होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अनस्टेबल डेसेंट में जा चुका था। ब्लैक बॉक्स डेटा के अनुसार कोलिशन लगभग 14,000 फीट के आसपास हुआ। इंपैक्ट एंगल ऐसा था कि बोइंग 737 का वर्टिकल स्टेबलाइजर सेवर हो गया, जो किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए कैटास्ट्रोफिक डैमेज होता है। दोनों एयरक्राफ्ट अनकंट्रोल्ड डेसेंट में चले गए। अंतिम सेकंडों में कॉकपिट में अलार्म्स, इंजन फ्लक्चुएशंस और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस साउंड्स रिकॉर्ड हुए, और फिर साइलेंस। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग यही समाप्त हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूजन निकाला कि कोलिशन से पहले पायलट्स के पास मीनिंगफुल इवेसिव मैन्यूवर के लिए केवल कुछ ही सेकंड थे। विजिबिलिटी कम थी, रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा थी, रिएक्शन विंडो अत्यंत छोटा था। यह उन रेयर एविएशन केसेस में से था जहां ह्यूमन रिएक्शन टाइम फिजिक्स से हार गया। दुर्घटना के बाद भारत सरकार ने आधिकारिक जांच पूरी होने तक दोनों संबंधित पक्षों से सहयोग मांगा। चूंकि यह घटना भारतीय हवाई क्षेत्र में हुई थी, इसलिए प्राथमिक जांच और कानूनी अधिकार भारत के पास था। जांच का नेतृत्व डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने किया। एक क्रिमिनल लायबिलिटी क्या किसी पर मुकदमा चला? सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या लापरवाही? जांच रिपोर्ट में प्राइमरी फॉल्ट कजाकिस्तान एयरलाइंस क्रू की एल्टीट्यूड वायलेशन को बताया गया, लेकिन क्रू की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा संभव नहीं था। कजाकिस्तान एयरलाइंस की ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पर गंभीर सवाल उठे। रिपोर्ट में कहा गया कि क्रू की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और एटीसी कम्युनिकेशन कंप्लायंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप नहीं थी। हालांकि सीधे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत किसी इंडिविजुअल पर भारत में अभियोग दर्ज नहीं हुआ। यह मामला मुख्यतः एविएशन सेफ्टी वायलेशन के रूप में ट्रीट किया गया। 2 सिविल कॉम्पनसेशन, पीड़ित परिवारों को मुआवजा। दुर्घटना में मारे गए 349 लोगों के परिवारों को कॉम्पनसेशन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इंटरनेशनल एविएशन कॉम्पनसेशन नियम उस समय वार्सो कन्वेंशन के तहत गवर्न थे, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन से पहले लागू था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस दोनों को विक्टिम फैमिलीज को मुआवजा देना पड़ा। सऊदी एयरलाइन ने कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड कॉम्पनसेशन प्रोसेस अपनाई। कजाकिस्तान एयरलाइंस पहले से आर्थिक संकट में थी। इस हादसे ने उसकी फाइनेंशियल स्थिति और खराब कर दी।
कई परिवारों ने अतिरिक्त कॉम्पेंसेशन के लिए सिविल लॉसूट्स भी दायर किए। सेटलमेंट प्रोसेस में सालों लग गए। 3 रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी। भारत में भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स शुरू हुए। डीजीसीए ने रडार मॉडर्नाइजेशन, एटीसी ट्रेनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लायंस पर जोर बढ़ाया। कजाकिस्तान एयरलाइंस की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को गहरा नुकसान पहुंचा। कुछ समय बाद उसकी ऑपरेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और अंततः एयरलाइन फाइनेंशियली कोलैप्स हो गई। 4 इंटरनेशनल एविएशन रिफॉर्म। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) ने मेंबर स्टेट्स के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स को और सख्त किया। TCAS इंस्टॉलेशन को ग्लोबली मैंडेटरी बनाने की दिशा में तेज कदम उठाए गए। ये पहली बार था जब लैंग्वेज बैरियर को एविएशन सेफ्टी में क्रिटिकल रिस्क फैक्टर के रूप में फॉर्मली एक्नॉलेज किया गया। 5 मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानूनी रिपोर्ट ने टेक्निकल कारण बता दिए, लेकिन नैतिक सवाल बाकी रहे। क्या ATC मॉनिटरिंग और प्रोएक्टिव हो सकती थी? क्या बिजी एयरस्पेस में अतिरिक्त सेफगार्ड होने चाहिए थे? क्या ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म होने चाहिए थे? इन सवालों के जवाब कानून से ज्यादा एविएशन रिफॉर्म्स में मिले। ये हादसा केवल कोर्टरूम की फाइलों में नहीं रहा, ये ग्लोबल एविएशन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 1996 की चरखी दादरी मीडेयर कोलिशन ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया। मॉडर्न एयरक्राफ्ट, एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और ATC सिस्टम्स होने के बावजूद एक छोटी सी कम्युनिकेशन फेलियर 349 जिंदगियां ले सकती है। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने केवल शोक नहीं मनाया, उसने खुद को बदला। एक TCAS मैंडेटरी बना। सबसे बड़ा बदलाव था TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, को अनिवार्य बनाना। इस दुर्घटना के बाद कई देशों ने निर्णय लिया कि सभी कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में फुली फंक्शनल और कंपैटिबल TCAS होना अनिवार्य होगा। TCAS का काम सिंपल लेकिन जीवन रक्षक है। अगर 2 एयरक्राफ्ट डेंजरसली करीब आते हैं, तो सिस्टम कॉकपिट में ऑटोमेटिक वॉइस वार्निंग देता है, क्लाइंब, डिसेंड, और दोनों एयरक्राफ्ट को अपोजिट डायरेक्शंस में मैन्यूवर करने के निर्देश देता है। आज दुनिया में TCAS के बिना कमर्शियल फ्लाइट वर्चुअली ऑपरेट नहीं करती। 2 इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स सख्त हुए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) ने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स को ग्लोबली एनफोर्स किया। अब पायलट्स और ATC कंट्रोलर्स को स्टैंडर्डाइज्ड एविएशन इंग्लिश टेस्ट पास करना अनिवार्य है। फ्रेजियोलॉजी फिक्स्ड है, एम्बिगुअस शब्दों की कोई जगह नहीं है। मेंटेन का मतलब मेंटेन ही होगा। डिसेंड टू का मतलब क्लियर डिसेंड इंस्ट्रक्शन होगा। चरखी दादरी के बाद लैंग्वेज कंफ्यूजन को एविएशन रिस्क कैटेगरी में ऑफिशियली शामिल किया गया। 3 रडार मॉडर्नाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट सिस्टम्स। इंडिया सहित कई देशों ने रडार सिस्टम्स अपग्रेड किए। ऑटोमेटेड कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट सिस्टम (ACAS) और शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट (STCA) जैसे सिस्टम्स लगाए गए। अब अगर 2 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी के आधार पर करीब आते हैं, तो कंट्रोलर की स्क्रीन पर फ्लैशिंग अलर्ट आता है। कंट्रोलर को पायलट के वर्बल कंफर्मेशन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना पड़ता। 4 एयरस्पेस मैनेजमेंट रिफॉर्म। बिजी एयरस्पेस जैसे दिल्ली में स्ट्रक्चर्ड सेपरेशन नॉर्म्स को और मजबूत किया गया। वर्टिकल सेपरेशन स्टैंडर्ड्स रिवाइज किए गए। हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स में स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग लागू हुई। इंडिया के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने ATC ट्रेनिंग, साइमुलेटर ड्रिल्स और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया। 5 कजाकिस्तान एयरलाइंस का पतन। कजाकिस्तान एयरलाइंस पहले ही ऑपरेशनल चैलेंजेस झेल रही थी। इस हादसे के बाद उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म हो गई। सेफ्टी कॉन्सर्न्स के कारण कई देशों ने उसकी ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट कर दी। आखिरकार एयरलाइन कोलैप्स हो गई। 6 सेफ्टी कल्चर शिफ्ट। इस दुर्घटना ने एविएशन इंडस्ट्री में एक माइंडसेट चेंज लाया। पहले फोकस था एक्सीडेंट होने के बाद एनालिसिस। अब फोकस है एक्सीडेंट होने से पहले प्रिवेंशन, रिस्क असेसमेंट, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट,
CRM, लैंग्वेज क्लैरिटी, ऑटोमेटेड बैकअप सिस्टम्स, सब पर ग्लोबल एम्फेसिस बढ़ गया। चरखी दादरी केवल एक ट्रैजिक मेमोरी नहीं रही, ये एविएशन सेफ्टी का माइलस्टोन बन गई। 349 लोगों की जान गई, लेकिन उनकी याद ने लाखों फ्यूचर पैसेंजर्स की सुरक्षा मजबूत की। हरियाणा के चरखी दादरी के पास, जहां 17 नवंबर 1996 को दोनों एयरक्राफ्ट गिरे थे, आज वहां खेत पहले जैसे दिखते हैं, हवा पहले की तरह चलती है, सूरज वैसे ही उगता और डूबता है। लेकिन जमीन जानती है कि यहां इतिहास की सबसे दर्दनाक हवाई दुर्घटनाओं में से एक हुई थी। दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पीड़ितों की स्मृति में एक स्मारक स्थापित किया। यह स्मारक केवल पत्थर या नामों की सूची नहीं है, ये 349 अधूरी कहानियों की याद है। हर साल 17 नवंबर को परिवारजन, अधिकारी और कुछ एविएशन प्रोफेशनल्स वहां पहुंचते हैं। मौन रखा जाता है, प्रार्थना की जाती है, कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ लोग बस चुपचाप खड़े रहते हैं। सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान में भी इस घटना को याद किया जाता है। कई परिवार आज भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं। कुछ ने अपने प्रियजनों की तस्वीरें घरों में सुरक्षित रखी है, कुछ ने बच्चों का नाम अपने खोए हुए परिवारजन के नाम पर रखा। एयरपोर्ट टर्मिनल्स में उस दिन की खबरों की पुरानी तस्वीरें अब भी आर्काइव में मौजूद है। एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ये केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं, एल्टीट्यूड डिसिप्लिन इज सेक्रेड, कम्युनिकेशन क्लैरिटी सेव्स लाइव्स। ये दुर्घटना अब एविएशन टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कई परिवारों ने समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक मां के लिए उसका बेटा हमेशा 1996 में ही रह गया। एक बच्चे के लिए उसका पिता उसी फ्लाइट में हमेशा के लिए चला गया। चरखी दादरी का नाम एविएशन हिस्ट्री में दर्ज है, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक याद है। 17 नवंबर 1996 चरखी दादरी के आसमान में जो हुआ, वो केवल एक दुर्घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। 2 एयरक्राफ्ट, 2 अलग देशों की एयरलाइंस और कुछ सेकंड की गलती। इस त्रासदी ने दुनिया को सिखाया कि एविएशन में छोटी गलती जैसी कोई चीज नहीं होती। एक गलत एल्टीट्यूड, एक अनक्लियर कम्युनिकेशन, एक डिलेड रिएक्शन और परिणाम अपूरणीय। लेकिन इस कहानी का अंत केवल शोक नहीं है। इस हादसे के बाद टेक्नोलॉजी बदली, रूल्स सख्त हुए, ट्रेनिंग बेहतर हुई, लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स लागू हुए, TCAS वर्ल्ड वाइड मैंडेटरी बना। 349 लोगों की जान गई, लेकिन उनकी याद ने लाखों भविष्य की यात्राओं को सुरक्षित बनाया। आज जब कोई एयरक्राफ्ट 30,000 फीट पर उड़ता है, जब कॉकपिट में ऑटोमेटिक कोलिशन वार्निंग आती है, जब पायलट प्रेसाइज एविएशन इंग्लिश में क्लियर कंफर्मेशन देता है, वहां कहीं न कहीं चरखी दादरी की सीख मौजूद है। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है। सेफ्टी कोई एक सिस्टम नहीं है, ये डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का संयोजन है। आसमान अब भी वही है, लेकिन हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये विस्तृत ऑडियो स्टाइल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसी ही गहरी, तथ्यपूर्ण और संवेदनशील कहानियों के लिए जुड़े रहिए।